वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। तो आज चर्चाएं खास होगी, खास बातचीत होगी, क्योंकि आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगराज हैं। तो इन्होंने एक सजेस्ट किया टॉपिक, इनका ही आज बातचीत का जो टॉपिक है इन्होंने सेलेक्ट किया कि ये धुरंधर जो एक थ्रिल मूवी आप कह सकते हो, एक्शन मूवी कह सकते हो, और ये जो एक स्पाइंग का भी इसमें रेफरेंस है, और ये जो एक पाकिस्तान की सोसाइटी आप कह सकते हो, हम इसको कह देंगे सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, वहाँ की क्या सोसाइटी है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं और वहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप क्या है, एक दर्शाता है। और उससे क्या क्या वो जो पुराना सिस्टम था उनका डाकुओं वाला, जो सो कॉल्ड रॉबिन हुड्स, क्या वही फॉलो किया जा रहा है? और उन्हीं का इस सिस्टम जो वो अडॉप्ट करते हैं, जो एक पैरेलल अपनी एक गवर्नमेंट चलाते हैं, पैरेलल सिस्टम चलाते हैं सोसाइटी में, चाहे उसको टच आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है और इकोनॉमिक भी है। जो हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में है। तो ये जो एक बाकी बातें भी हम बीच बीच में करेंगे। एक मैंने दे दिया कि ये रियल रिफ्लेक्शन है, ये जो धुरंधर मूवी है। तो इसके बारे में आज चर्चा होगी, इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, खासकर जनरेशन जो है, जेनजी है। ये एक तो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, तो ये बॉलीवुड मूवी है इंडिया में, पाकिस्तान में, और इसका और भी डॉक्टर साहब आगे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप ये थोड़ा सा इसका बताइए, ये क्या ये मूवी है और क्या इसने किसने ये किया है, क्या है इसमें? नमस्कार श्रोताओ। आज आप सोच रहे होंगे कि कानूनी चर्चा में हम एक फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं। श्रोताओ, ये फिल्म का रिव्यू नहीं है। फिल्म धुरंधर जो है, ये एक पाकिस्तान को एक्सपोज करता है और पाकिस्तान की जो सच्चाई थी वो दुनिया के सामने लाता है कि कैसे पाकिस्तान टेररिस्ट हब है और कैसे कई सालों से टेररिस्ट की वहां पर पैदाइश हो रही है। इसका यही एग्जाम्पल था कि कल सिडनी में 11 ज्यूज की को असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया, और दो दो पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे इसमें, पिता और पुत्र। पिता को वहां मार दिया गया और पुत्र को अरेस्ट कर लिया गया, और दोनों पाकिस्तानी हैं। तो इससे दुनिया को पता चल रहा है कि कैसे पाकिस्तान एक टेररिस्ट और कंट्री है और टेररिस्ट वहां पैदा हो रहे हैं। कैसे पाकिस्तान ने पिछले 30 साल से भारत के साथ कोल्ड वॉर करके टेररिज्म को बढ़ावा दिया है। तो फिल्म का थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा, फिर इसका मकसद क्या है वो बताऊंगा। तो फिल्म जो है, इट इज रिटन, डायरेक्टेड एंड को प्रोड्यूस्ड बाय सन ऑफ द सॉइल आदित्य धर। तो उनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि ऐसी फिल्म बनाई जो कि जिसका समाज में रेलिवेंस था। और इसकी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ज्योति देश पांडे, आदित्य धर एंड लोकेश धर। और फिल्म ने जो इंस्पिरेशन ली है रियल टाइम इवेंट से ली है, इंडिया और पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल टेंशन जो थी। और फिल्म में इंपॉर्टेंट जो फिल्म स्टार्ट होती है 1999 का इंडियन हाईजैकिंग ऑफ इंडियन प्लेन। जो इंडियन प्लेन था, जो 30 दिसंबर 1999 को ये जहाज हाईजैक कर दिया गया और ये कंधार एयरपोर्ट पे उतारा गया। इस बिटवीन अमृतसर एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, कहीं भी इसको इजाजत नहीं मिली और वहां उतारा गया। और 6 दिन तक जो भूखे प्यासे पैसेंजर्स वहां रहे। और इस हाईजैक के बाद अल्टीमेटली 3 मिलिटेंट्स हमें छोड़ने पड़े, उसके बाद में चर्चा करेंगे। और दूसरा था 2001 का पार्लियामेंट्री अटैक, तो इंडियन पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ उसने। और इस तीसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है 2008 का 26/11 का मुंबई का टेररिस्ट हमला। और सबसे बड़ी बात है, इस फिल्म में ओरिजिनल ऑडियो दिखाई गई है। ओरिजिनल ऑडियो जो कि इंटरसेप्ट्स हैं, जो पाकिस्तान में जो कसाब और उनके जो टेररिस्ट थे, उनके जो आका पाकिस्तान में बैठे थे। तो मेजर इकबाल, जो कि आपको पता होगा एक इलियास कश्मीरी नाम के जो उसामा बिन लादेन के राइट हैंड थे, वो वहां से ऑपरेट कर रहे थे। और वो जो इंटरसेप्ट्स है वो फिल्म को
काफी ज्यादा लोगों को काफी मोटिवेट करता है। रियल इंटरसेप्ट्स हैं और उसमें कैसे वहां से फिल्म में बताते हैं, वो जो वीडियो ऑडियोज हैं वहां से डायरेक्शंस दी जा रही हैं, मुंबई टैक्स आप ऐसा करो, आप खिड़कियां बंद कर लो, आप ऐसे करो, वो बताते हैं कि ऊपर से जहाज आ रहा है, हेलीकॉप्टर, वो डायरेक्शन दी जा रही हैं। तो ये पाकिस्तान को पूरी तरह एक्सपोज करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो जाली नोट की जो फैक्ट्री बनी थी, जिसकी वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री को 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन करना पड़ा, क्योंकि सूत्रों से पता चल रहा था कि कम से कम 30% फेक करेंसी इंडिया में थी। 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए गए। इसके अलावा पाकिस्तान में उसने लियारी नामक जगह है, वहां के जो गैंगस्टर्स थे, कैसे वहां की पॉलिटिकल पार्टीज थी गैंगस्टर्स को इस्तेमाल करती थी और गैंग राइवलरी में एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ उनको यूज करती रही। और सबसे बड़ी बात, रॉ का क्या रोल रहा इस फिल्म में। तो रॉ एजेंट्स कैसे 2001 के बाद एक्टिव हुए पाकिस्तान में, और वहां से उनको काफी इंफॉर्मेशन भी मिली 2008 के पहले कि कुछ इंडिया में होने वाला है, लेकिन पता नहीं चल सका कि कहां पर होने वाला। उसके बाद ये मुंबई का अटैक होता है। और सबसे बड़े मेन हीरो फिल्म के हैं रणवीर सिंह, जो फिल्म में हमजा अली मजारी का रोल अदा करते हैं। हमजा अली मजारी एक बलोच है जो मेन रोल, जो पाकिस्तान में एज स्पाई काम करते हैं। तो रियल जो इंस्पिरेशन थी हमजा अली बलोच की, वो थी मेजर मोहित शर्मा के ऊपर। हालांकि फिल्म ने डिस्क्लेम किया है, क्योंकि आप थोड़ा सा मेजर मोहित शर्मा के बारे में बताऊं कि मेजर मोहित शर्मा ने वैसा ही सिमिलर काम जो मजारी ने पाकिस्तान में किया था, वो इंडिया में हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स में 2004 में इन्होंने क्या किया, इफ्तिकार भट्ट के नाम से हिजबुल मुजाहिदीन के ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेट हो गए। किसी को भी नहीं पता चला कि मिलिटेंट्स के ग्रुप में एक इंडियन मेजर मोहित शर्मा भी हैं। उस मिलिटेंट एनकाउंटर में वो अल्टीमेटली शहीद हो गए। तो जो थे रणवीर सिंह हमजा जो थे, उसी का वैसा ही रोल उन्होंने पाकिस्तान में जाके किया। और तीसरे एक इंपॉर्टेंट रोल है संजय दत्त, वो रोल कर रहे हैं एसपी असलम चौधरी। और एक इंपॉर्टेंट रोल जो मेन रोल है वो है रहमान डकेत, जो कि मास्टरमाइंड था पूरे 26/11 के टेरर का मास्टरमाइंड रहमान। और 2006 में जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से सीरियल उसमें भी उनका नाम आता है। तो ये रोल अदा किया था अक्षय खन्ना जी ने। तो ये एक बहुत ही ब्रूटल किस्म का गैंगस्टर था, जो कि बाद में पॉलिटिक्स में एंटर करता है और जाके 2011 में इसको एक असैसिनेट कर दिया जाता है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक एनकाउंटर में। तो उसके बाद सब एक इंपॉर्टेंट रोल है वो आर माधवन कर रहे हैं फिल्म में, वो अजय सन्याल के रूप में। लेकिन एक्चुअल में ये इंस्पिरेशन थी हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उनको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इनका भी फिल्म में दर्शाया गया है। और अब लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये अर्जुन रामपाल कर रहे हैं। ये अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेजर इकबाल कौन थे? ये मेजर इकबाल वही थे इलियास कश्मीरी। इलियास कश्मीरी कौन था? जो कि मुंबई अटैक्स में पाकिस्तान को उस ऑडियो में डायरेक्शंस देते हुए नजर आ रहे हैं। श्रोता, इलियास कश्मीरी था वो ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड था। और वो कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन के बाद उसी को उसकी गद्दी मिलनी थी। लेकिन 2011 में अमेरिका ने ड्रोन अटैक से इसको मारा गया, क्योंकि वो यूएन की लिस्टेड टेररिस्ट के ग्रुप में था। और एक आखिरी में मैं जावेद खनानी की बात करूंगा। जावेद खनानी एक रियल कैरेक्टर है पाकिस्तान में, जिसका सिर्फ काम था कि आईएसआई को पूरी करेंसी को फंड करना। 2008 का जो मुंबई अटैक पूरा का पूरा फेक करेंसी और एक्चुअल करेंसी इंडियन करेंसी से उसने आईएसआई ने जावेद खनानी को यूटिलाइज किया। और इसको हम आईएसआई का बैंकर भी कहते हैं जावेद खनानी को। और करेंसी नोट्स बनना तो, और ये जो करेंसी नोट्स कहां बनते थे? पाकिस्तान की जो ऑफिशियल करेंसी प्रेस थी, जहां पर पाकिस्तानी नोट छपते थे, दिन को पाकिस्तानी नोट छपते थे, रात को हमारी फेक करेंसी छपती थी। वहां से वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से ये करेंसी जाती थी नेपाल में और मिडिल ईस्ट में। और वहां से फिर कस्टम्स को इन्वॉल्व करके ये बाई रोड नेपाल से ये बिहार और यूपी में इन्फिल्ट्रेट कर दी जाती थी। तो आप सारा ओवरव्यू कि वहां पे क्या सच्चाई है, क्या रियल में है, क्या रियल है। चाहे करेक्टर लगा लो आप, या उसकी स्टोरी लगाओ पिक्चर की, क्या है क्या नहीं है, और क्या चेन ऑफ इवेंट्स जो आपने बताया डिफरेंट हो। इसके अलावा भी इंडिया ने बहुत कुछ फेस किया है, तो हम उस पर बात करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये सब कॉन्टिनेंट है, चाहे आप अफगानिस्तान लगा लो, और चाहे हमारा जो पाकिस्तान का जो है बलूचिस्तान है, पख्तूनख्वा है,
जहाँ सिंध का एरिया है, जहाँ लियारी की आपने बात की, कराची की बात की, या इंडिया जो हमारा एक, तो अगर तो इसमें काफी इस किस्म के रहमान डकैत, जो आपको उसको कह सकते थे आप रॉबिन हुड्स, जहाँ जम्मू कश्मीर में भी आप मियां डीडो को रेफर करते हो, तो ऐसा ही आप बहुत से लोगों को डिफरेंट लोकेशन पे, जगह जाट के बारे में तो सुना होगा आपने, दुल्ला भट्टी, और ये रहमान जो आपने बात की डकैत की, इसकी बैकग्राउंड है, ये बलोची था, अब बलोच फैमिली से है ट्रेडिशनल, और इनका जो पूरा जो इसके इंसेस्टर हैं वो सारे ही बलोच भी थे, लेकिन ये जो भी इलीगल एक्टिविटी थी, फाइनेंशियल स्मगलिंग, हर किस्म की, जी नारकोटिक्स है, हर किस्म का जो इलीगल किस्म का कोई भी धंधा था उसमें ये इन्वॉल्व थे, चाहे वो आप कह सकते हो मर्डर वगैरह है। और फिर क्या होता है कि जो आपने देखा होगा, एक जो इस किस्म का करेक्टर होता है या इस किस्म के लोग होते हैं जो खानदानी, वो अपने आप को थोड़ा सा जोड़ लेते हैं कि हम गरीबों के बारे में भी सोच सकते हैं, सो कॉल्ड वो एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन या एक एस्टेब्लिशमेंट के बराबर में आ जाते हैं, और उनको पैटर्नाइजेशन मिल जाती है पॉलिटिकल लोगों की। और जो हमारी ये देखिए, कुछ बगैर पॉलिटिकल और आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कोई भी एडवांस नहीं हो सकता है किसी, चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपने देखिए सबसे जो शुरुआत में आप डॉक्टर साहब आपसे करूंगा, जो कश्मीर में हमला हुआ सबसे पहले किन लोगों को इन्वॉल्व किया गया, ये जो आपके लोग थे, केवाली लोग थे, ट्रेडिशनल जो आपके जेई ट्राइब के लोग थे, जो आज पख्तूनवा है, जो पीओके के लोग थे, उनको इन्वॉल्व करके जो कश्मीर पे हमला किया गया, जो हमारे साइड वाले कश्मीर पे, तो नहीं, उन्होंने तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे साइड वाला कश्मीर था, उस पे पीओके पे भी हमला हुआ, मुजफ्फराबाद को भी उन्होंने बराबर में लूटा, ये जो हमारा तो मुजफ्फराबाद था, भिम्बर था, कोटली थी, ये पूरा एरिया लूटते हुए वो वही स्टाइल है, वहां पे भी रावण होल इस किस्म के लोगों को इन्वॉल्व किया गया, और ये एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रही है। लेकिन मेरा ये कहना आज ये है, फिल्म बनना धुरंधर, और ये पाकिस्तान को आज भी वही दर्शाना कि अभी भी रहमान डकैत की बात, और जैसे आपने कहा कि इस बंदे की इन्वॉल्वमेंट है, जो हमारे यहाँ पे आपकी जो ब्लास्ट हुए मुंबई में, अटैक हुए मुंबई में, जो आप सीरियल ब्लास्ट हैं, मैं क्या क्या, और जो आपका ये कंधार जो हमारा एयर बेस पे ले गए थे जहाज काठमांडू से, जो इंडिया का था, जिसमें हमारे इंडियंस मैक्सिमम वहां पे थे, इस किस्म की, और उसके बदले में हमें जो काफी जो टेस्ट, जो ड्रेडेड टेररिस्ट थे, बाद में उनको हमको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। तो ये जो, लेकिन देखिए दोनों सोसाइटी, दोनों का आप सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम है, हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया देखिए हमारे कोई इस किस्म के जो करेक्टर्स लोग हैं, ठीक है, एक टाइम होगा जब जो इंडिया गुलाम था, ब्रिटिश कॉलोनी थी, उस किस्म में कई लोगों को डकैत होते थे, लेकिन आज वो वाली बात नहीं। और तो हमारे होम मिनिस्टर ने जहां तक कह दिया है कि हम जे मौजम जो नेक्स्ट लाइट है, ये जल्दी ही उन्होंने एक टाइम फ्रेम भी दे दिया है, हम खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन इस बंदे का, और देखिए क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बलोच है, ये वही वहां पे लियारी में वही सिस्टम चला रहा है जो वहां कराची में है, चाहे वो स्मगलिंग का है, ड्रग्स का है, जहाँ जो जुआ बाबाजी है, जहाँ जो आपका किडनैपिंग गैंग और फरोती, ये सारा हर किस्म में था, और इसको पैटर्नाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो काराली भट्टो के है, बेनजीर को तो कहते हैं कि इसने प्रोटेक्शन दी, एक टाइम पे उससे प्रोटेक्शन ली है, और ये कहते हैं कि इसको प्रोटेक्शन
देने के बाद ये बड़ा लॉवेबल और टोटल पॉलिटिक्स ये थी जो बोर्ड पॉलिटिक्स है टोनी रहमान पे डिपेंडेंट थी पीस के लिए और काफी, लेकिन रंगदारी जब दूसरे एक्टिविटी रही ये वही रही है। तो डॉक्टर साहब आप एक, मैंने ये थोड़ा सा इसको टच दिया, आप क्या देखते हो कि इस पिक्चर का जो जो हमने कहा सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी आप ले लो, कुछ कंट्री ने बैन क्यों किया? अच्छा इसको दर्शाना। श्रोताओं, जैसे मैं बताऊं वो क्या बात है? देखिए, ये आज 9 दिन के बाद इस फिल्म ने 330 करोड़ रुपया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो कि इंडिया का रिकॉर्ड है कि 9 दिन में कोई भी फिल्म ने इतना रिकॉर्ड नहीं बनाया, और 330 करोड़ पाकिस्तान को लेने के लिए बेग करना पड़ता है। 330 करोड़ बहुत अमाउंट है पाकिस्तान के लिए, और फिल्म का जो टारगेट है, लगता है कि दंगल फिल्म जिसने 2000 करोड़ टोटल नेट किया था, ये उससे को क्रॉस कर जाएगी, और पाकिस्तान के लिए बहुत बनी। पाकिस्तान को लगता है कि प्लॉट पाकिस्तान का, पैसे इंडिया कमा रहा है, इंडिया की बॉलीवुड कमा रहा है, और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की सच्चाई एक्सपोज हो गई है। पाकिस्तान में ये उन्होंने बैन कर दी है, लेकिन श्रोताओं बैन नहीं, लोगों ने वीपीएन के जरिए सब पाकिस्तान में फिल्म देख ली है, और पाकिस्तान में फिल्म बैन है, लेकिन पाकिस्तान के जितने जब शादी चल रही हैं, शादियां, फंक्शनों पे इस फिल्म के गाने चल रहे हैं और उस पर डांस हो रहा है। इस फिल्म के धुरंधर के गाने चल रहे हैं, जो कारवां की तलाश है वो वाला टाइटल सॉन्ग, और बहुत गाने चल रहे हैं और उस पर डांस हो रहा है, लेकिन फिल्म बैन है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, सबसे दर्द हुआ है कुछ गल्फ कंट्रीज को। 6 गल्फ कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया है। हालांकि पहले दिन वहां चली, लेकिन जब पाकिस्तान से उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने इमीडिएटली बैन कर दिया। कंट्रीज थी सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर। तो ये 6 कंट्रीज जो थी वहां की, इन्होंने इसलिए बैन किया कि उनका कहना कि दिस इज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये हवाला दिया, लेकिन आज यहां से पता चलता है कि क्या ये कंट्रीज हमारे सपोर्टर हैं कि पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। तो लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पायरेट होके डबिंग करके अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में अंग्रेजी में भी फिल्म देखी जा रही है। तो जितना बायकाट हुआ फिल्म को उतना ही फायदा हुआ। जो आपने अरसर बताया ना, अभी मैं बीच में आप करूंगा, आप प्लीज कंटिन्यू करें आगे। जो आप मेरा जो अपना एक मेरी जो विजन है, या मेरी जो जितना भी ये पॉलिटिकल एक्यूमेन है, जब मैं बात कर सकता हूँ, जब बात बता सकता हूँ, क्या है ये जो बड़ी एडवांस्ड कंट्रीज है, कौन सी, सारा इनका जो आपने कहा, ये सऊदी अरेबिया है, ये कुवैत है, दूसरा है, ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे कोई रहमान डकैत आ जाए, जो लोगों को एक बताए कि यार ठीक है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ रहमान डकैत की, जो उसकी इलीगल एक्टिविटी थी, जब पैरेलल जो एस्टेब्लिशमेंट उसने खड़ी की थी उसको नहीं। लेकिन एक तो रॉबिनहुड वाला उसका इशू है, और जो आप देखोगे कि जो इकॉनमी है इन कंट्रीज की मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसी पे डिपेंडेंट है, और कितने जो रहमान डकैत अगर करता था, जो भी एक्टिविटी, जो आप कह सकते हो, हर किस्म की एक्टिविटी यू विल फाइंड इन दीज कंट्रीज। और ये ठीक है, तो इस किस्म की एक्टिविटी पैरेलल तभी वो नहीं चाहते कि भाई ये एक्सपोज हो कि भाई ये नारकोटिक्स भी, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस भी यहाँ पे हो रही है, जुआ भी खेल रहे हैं, और यू विल फाइंड इन ऑल दीज कंट्रीज इस किस्म की है। और मैं किडनैपिंग की बात नहीं करूंगा, दूसरी बात नहीं करूँगा, रियल स्टेट का मामला भी है वहां पे भी, ये जो आपका ये वाला मामला है, ये जो सेक्स रिलेटेड जो वहाँ एक्टिविटीज है, एक्सपोर्ट है, रात नाइट क्लब है, डे है, दूसरा है, कोई बार नहीं है। और जो आपका ये बिजनेस है नारकोटिक्स का, शराब का धंधा है, वो लियारी से जहाँ जो इलीगल इन्वॉल्वमेंट ऑफ रहमान डकैत की, तो ये सारे उनके साथ कंपेयर कर सकते। पाकिस्तान से इन कंट्रीज को कोई लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि इस किस्म का ये जो जंजी आ रही है, जंजी यू विल फाइंड इन ऑल कंट्रीज, और ये आगे की बात करते हैं कि यार ये सोशल पैटर्न जहाँ पे नहीं आना चाहिए। हम जो करें हैं, जो राजाशाही है, ये कायम रहनी चाहिए हमारी। मुझे लगता है ये भी एक कारण है। तो डॉक्टर साहब श्रोताओं, आगे हम बताऊंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो फिल्म में दिखाई जाती हैं, जो कि इंडिया के रिलेशन में है। तो फिल्म स्टार्ट होती है 30 दिसंबर 99 को
जब इंडिया का जहाज जो था, एयरप्लेन जो था, वो में ये इसको लैंड किया जाता है 30 दिसंबर 99। ये दिन मुझे इसलिए याद है कि 30 दिसंबर 99 को मैंने एज फिजिशियन चीफ मिनिस्टर के साथ ज्वाइन किया था। 20 साल मैं वहां रहा, तो उसी दिन ये हमने वहां जाके टीवी पे चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पे ये न्यूज हम देख रहे थे कि इंडिया का जहाज किडनैप हो गया है। तो जहाज जब लैंड होता है तो वहां पर फिल्म स्टार्ट होती है इसी से। तो उस टाइम जो हमारे एक्सटर्नल काठमांडू से, हाँ, तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर फिल्म में देवव्रत कपूर करके बताते हैं, नाम चेंज करके, और उस वक्त तो डायरेक्टर ऑफ आईबी थे अजय सन्याल को बताते हैं वहां पर, लेकिन इनडायरेक्टली उस वक्त डायरेक्टर आईबी अजीत डोभाल जी थे। तो ये नेगोशिएट करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। 3 टेररिस्ट थे जिन्होंने ये किडनैप किया था जहाज। उसमें मेन थे जहूर मिस्त्री। जहूर मिस्त्री एक ड्रेडेड मिलिटेंट थे, और जहूर मिस्त्री जो है 6 दिन तक हमारे जो पैसेंजर्स थे वहां पर बड़ी भूखी हालत में कंधार में रहते हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट नेगोशिएट करती है और आज आके 3 टेररिस्ट को इंडिया को छोड़ना पड़ता है। ये कौन टेररिस्ट थे? मौलाना मसूद अजहर, आपको पता है, वो अभी भी पाकिस्तान में ऑपरेट है, जो कि कोट भलवाल जेल में थे। दूसरे थे मुमताज अहमद जरगर, जिसको हम लाट्रम भी कहते हैं, ये भी एक ड्रेडेड क्रिमिनल, लाट्रम। और तीसरे थे ओमर शेख श्रोताओ, ब्रिटिश मिलिटेंट थे, पाकिस्तानी मिलिटेंट थे। और उनका आपको पता है कि डैनियल पर्ल करके हमारे एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट को किडनैप करके मारा था उन्होंने। तो ये 3 मिलिटेंट्स को छुड़ाने के साथ साथ इनको इंडियन गवर्नमेंट $10 मिलियन भी देती है। $10 मिलियन के बदले में हमारे 166 पैसेंजर्स को छोड़ा दिया जाता है और 3 जो रिहा कर दी जाते हैं। लेकिन जैसे ही रिहा करते हैं, जो हमारे डायरेक्टर आईबी हैं, वो जो उस वक्त हमारे जो थे चीफ ऑफ रॉ थे के.एस. भुल्लर साहब, के.एस. भुल्लर हमारे चीफ, उनको एक प्लान बताते हैं कि हमें धुरंधर लाइक ऑपरेशन पाकिस्तान में करना पड़ेगा ताकि हमारी रॉ एजेंसी पाकिस्तान में जाके उनकी नेटवर्क से मिले। लेकिन के.एस. भुल्लर उस वक्त मना कर देते हैं। इसके बाद फिल्म में बताते हैं 2001 में पार्लियामेंट पे हमला। तो इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जब हमला होता है, अगेन ये पाकिस्तानी ग्रुप इन्वॉल्व थे, तो ये हमले में काफी कुछ होता है और ये अगेन लाइमलाइट में आता है। तो इस हमले के बाद जो उस वक्त हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो आईबी डायरेक्टर को ओके कर देते हैं, भाई आप ऑपरेशन स्टार्ट करो। तो ये फिल्म धुरंधर, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन धुरंधर, जो कि आईबी जो अजीत सन्याल थे और यू कैन से डोभाल, उनका ये प्लान था। तो फिल्म स्टार्ट होती है। ये क्या करते हैं, एक रॉ एजेंट को, एक एजेंट जो कि ऑलरेडी सजा याफ्ता था, उसको लेते हैं हमजा अली मजारी को। हमजा अली मजारी का रोल मैंने आपको श्रोता बताया रणवीर सिंह है। तो ये इनको रॉ क्या करती है, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में एंटर कराती है। तो एंटर कहां करते हैं, लियारी में। लियारी में रहमान डकैत, जिसका जो कि हाफिज सईद का एक प्यादा था, वहां पे बैठ के वो वहां जाके क्रॉस बॉर्डर हथियार सप्लाई करता था, फेक करेंसी सप्लाई करता था। लेकिन पाकिस्तान में वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करती थी फॉर, वो एक डकैत था बेसिकली। उसका काम क्या था, मेन उसके टारगेट थे लूटपाट करना, हथियार सप्लाई करना, ड्रग्स स्मगल करना और अपने आप को लियारी का बादशाह बताना। तो फिल्म में अल्टीमेटली काफी कुछ होता है वहां पर फिर दिखाते हैं कि इसको रणवीर सिंह, ये जो हमजा इसको कहते हैं कि रहमान डकैत को आप पॉलिटिक्स में एंटर करो, क्योंकि आपको पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं, क्यों ना आप खुद पार्टी में एंटर करो। तो पॉलिटिक्स पे एंटर करने के चक्कर में जाके क्या होता है कि इसका एक दूसरा पार्टनर होता है उजैन बलोच, क्योंकि रहमान बलोच के मरने के बाद उजैन बलोच ने पूरा उसका ये जो गैंग संभाल लिए। तो लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, फिल्म में पीएम पाकिस्तान अवामी पार्टी दिखाई है। तो उसके जो पैटर्न थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके जमील जमाली करके उनके एक मेंबर एमएलए होते हैं, वो इनसे कांटेक्ट करते हैं कि रहमान को कि आप पॉलिटिक्स में नहीं एंटर करो और अभी आप गैंग राइवलरी का, लेकिन किस तरह एंटर करते हैं। और आज आगे फिल्म में ये अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि हमजा क्या करते हैं, वो जो जमील जमाली की बेटी के साथ उनका अफेयर होता है, उसके साथ शादी करते हैं ये। तो जो सारा अली खान ने वो रोल अदा किया है फिल्म में। और फिल्म में अल्टीमेटली बात आती है कि रहमान की मुलाकात की जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, मेजर इकबाल श्रोता वही मेजर इकबाल है, इलियास कश्मीरी,
जो कि ओसामा बिन लैडेन का राइट हैंड हुआ करता था और जिसको बाद में अमेरिका को ड्रोन के जरिए उसको पाकिस्तान में मारना पड़ा। इतना रहमान डकैत के लिंक्स थे? नहीं नहीं सर, उसके मेजर इकबाल नहीं, मेजर हाँ, इकबाल है, लेकिन हाँ, मेजर इकबाल का रहमान डकैत हाँ, के पास पहुंचना। और मेजर इकबाल फिर रहमान को यूज करता है अगेंस्ट मुंबई अटैक, वही कुछ भी है, क्योंकि रहमान के पास इलीगल सारी फैक्ट्रियां, असला सारा उनके पास था। श्रोता, असलम चौधरी का रोल संजय दत्त ने बड़ी बखूबी निभाया है। असलम जो थे वो उन्होंने लियारी टास्क फोर्स बनाते हैं, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं था इतना बड़ा गैंग को, तो वो बना के वो करते हैं। लेकिन सब मैं अब ये बात ये बनाना चाहता था कि फिर जब एक सीन आता है फिल्म में, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, जिसमें कि मेजर इकबाल होता है, हमजा जो कि भारत का ही होता है एजेंट, और रहमान भी बैठे होते हैं, और रहमान को आईएसआई आके कहती है कि हमें इतने सारे हथियार चाहिए, और लेकिन वो पूछता है कि आप मोटिव बताइए, वो मोटिव नहीं बताता है। और ये जो सारा हथियार था ये वही था, पूरा प्लानिंग हथियार था। ये सितंबर के मंथ की बात है और नवंबर 26 को मुंबई हमला होता है। और फिल्म में सीन बताते हैं कि जब ये अटैक होता है तो हमजा जो है, जो रणवीर सिंह, वहां पाकिस्तान चैनल पे देखता है, तो ये बहुत रोता है कि मेरे सामने हो चुका, हम बचा नहीं सके, हम ये अटैक को प्रिवेंट नहीं कर सके। और उसके बाद जब अटैक, उसके बाद जाके ये फिर काफी काम करते हैं। और फिल्म जो है खत्म होती है लास्ट में, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट जो है 19 मार्च को आना है। 19 अभी आना है? हाँ हाँ, सेकंड पार्ट। और ये इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फिल्म है। उसमें क्या दिखाएंगे सर? उसमें सर्जिकल, उसमें आगे जो नेटवर्क है रणवीर सिंह का वो बताएंगे आगे क्या करता है उसके बाद। और उसके बाद सुना है उसमें शायद सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी जिक्र है जो इंडिया ने की थी, वो थोड़ा मेंशन है। और ये सब हिस्ट्री, इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फिल्म है, 214 मिनट, 3.5 घंटे की फिल्म है। इसके बावजूद लोगों ने पूरी फिल्म देखी। आजकल तो लोग 2 घंटे की फिल्म ही देख पाते, लेकिन इतना हाइप क्रिएट कर दी गई है। उल्टा जितना बैन हुआ उतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई। और वो लाइव कवरेज वहां बैठ के देखता है। उसके बाद फिल्म यहां पर खत्म होती है, और बाद में जब फिल्म खत्म होती है पता चलता है कि ये जो एक्टर था हमजा, बेसिकली ये सजा याफ्ता पंजाब का को की सजा याफ्ता था, उसको मौत की सजा मिली थी, उसको ये भेजते हैं पाकिस्तान में ये बन के। तो ये फिल्म में लास्ट में दिखाते हैं। और लास्ट जब फिल्म खत्म होती, किसी को अभी तक शक नहीं हुआ कि जो हमजा है वो अरॉ का एजेंट है। तो श्रोता, ये फिल्म यहां जब खत्म होती है तो जब अब रिएक्शन क्या है पाकिस्तान में, जब लोगों ने फिल्में देख चुकी हैं वीपीएन के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, और अभी पाकिस्तान की इवन जो आईएसआई है वो भी डर गई, क्या रॉ एजेंट्स यहां तक घुस सकते हैं? तो रॉ एजेंट्स का जो था वो काफी ज्यादा टेरर। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपने दर्शकों, दूसरे भी हैं, कि हम कोई हमारा कुछ ये जो डिस्कशन हुई या जो भी वहाँ पे दिखाया गया, आज हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। हमारा कोई रिसर्च वर्क नहीं है अपना, नहीं हमारी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है। जो एक आप कह सकते हो, जो एक फिक्शन स्टोरी कह सकते हो, थ्रिल कह सकते हो, जो स्पाइंग का रेफरेंस है अजीत डबोल साहब का, जैसे अभी आपने कहा कि कोई एक मर्डर केस का था, ये सारी जो बातें हैं फिल्म में दर्शाई गई है, या जो सोशल मीडिया पे आई है, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है यहाँ पे, ये मैं और हम ये बताना चाहते हैं सिर्फ कि इन्हीं के जो फैक्ट्स जो और जो ये बातें हुई हैं, इसको हम ये दिखाना चाहते हैं कि इंडियन सोसाइटी, जहाँ हमारा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम कितना एडवांस हुआ है। हम अभी भी अपने संविधान की बात करते हैं, और कल हमारा जो हमने नेशनल सॉन्ग की बात की, नेशनल एंथम की बात की, जो पार्लियामेंट में डिस्कशन और 150 ईयर्स उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो अगर वहां पे रहमान डकैत जैसे लोग हैं, वो अभी ट्रेडिशनल सेटअप नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी कबायलियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 1947 में किया। और जो आज बलूचिस्तान पे आप देखते हो जो हो रहा है, या पख्तूनख्वा बाद में हो रहा है, जो एक तहरीक तालिबान तो पार्टी है पाकिस्तान की है, एक इस साइड पे है, और दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान की एक इस वक्त हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है,
वो उनमें वो अपना वो है। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारा जो इंडियन सिस्टम है, ये हम क्यों दर्शाना चाहते हैं कि जो ये लोग वहां से इन लोगों की और ये एस्टेब्लिशमेंट इनको इस्तेमाल करती है अगेंस्ट एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, दूसरे पड़ोसी के खिलाफ, और एक डिस्गाइज में इनके लोग भी, और इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है जैसे हमने कश्मीर में देखा गया है। और जो आपने कहा कि भाई रहमान डकैत की जो मदद ली गई, सपोर्ट ली गई, जो जहाँ पे बम ब्लास्ट हुए, हाईजैकिंग में, या इस किस्म की अगर बात होती है, तो आप देखते हो कि अब भी जो पाकिस्तान का जो आईएसआई है, जहाँ जो वहाँ की जो पाकिस्तान की आर्मी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक आर्मी, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है। वो सारा व्यापार करती है। कल आप खोलो अपना जहाँ पे कितनी उनका जो जे इन्वॉल्वमेंट है बिजनेस में, सर्विस मैटर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, एग्रीकल्चर में है, रियल स्टेट में है, सभी जगह उन्होंने धंधा कर दिया। क्या एक, और अभी तक इंडियन आर्मी इसमें किसी में इन्वॉल्व नहीं हुई है। और उनका जो सेटअप है और लोगों के साथ बिल्कुल हैंड एंड ग्लोव है। और जो वहां पे आईएसआई चाहती है, जहाँ आर्मी चाहती है, पॉलिटिकल सिस्टम उस किस्म का बन जाता है। इमरान खान कब से वो जेल में है, और अभी उसको ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है मरा है, उसको मिलने नहीं जा रहा है। उसके उसकी सिस्टर गई थी। और अफगानिस्तान देखिए, अब भी उसकी आंखें खोल चुकी हैं। और मैं ये कहता हूं कि ये पिक्चर अफगानिस्तान में दिखानी, जो ये पिक्चर अफगान, ताकि उनको रियल पता चले कि गंदार में उनका कैसे इस्तेमाल किया गया, वहां पे लिया गया। और पाकिस्तान ने उस वक्त रिफ्यूज किया था कि जो काठमांडू का कि हम नहीं। फिर फ्यूल किसने दिया? अमृतसर से दिया, जो गंदार जो एयरक्राफ्ट वाला आपने की। और वहां पे जो उस वक्त गंदार को किया, और उनकी जो अफगान जो यूएस की जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी, पाकिस्तान ने ली, और वहां पे क्या किया। आज जो अफगानिस्तान है, और मैं यूएन असेंबली में इंडिया ने फुल सपोर्ट की है। और अदरवाइज भी हमारे जो उनके साथ रिलेशन बन रहे हैं, चाबहार एयर जो पोर्ट है इस्तेमाल हो रही है, जो ट्रेड रूट्स थे पाकिस्तान के साथ बंद हो चुके हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जे वाली पिक्चर, और बड़े इंटरेस्टेड हैं इंडियन मूवी देखने में, कौन? अफगानी लोग, पाकिस्तानी सर, पाकिस्तानी है। देखो ये तो पाकिस्तान की ही लोग हैं। और मैं बताऊं, पाकिस्तान के लोगों को भी तभी तो कह रहे हैं ना, सेंध अलहदा। जो देखो, अगर हमारे यहाँ पे यू विल नॉट फाइंड, जहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है, इलेक्शन होती है, बराबर होती है, और ये जो गैंग वार है, जो इस किस्म की जो है डोमिनेंस है, और पॉलिटिकल पार्टी टोटली डिपेंडेंट है इन पे। और जैसे जहाँ एक आप कराची की लियारी की एडवांस की, तो यू विल फाइंड इन इस्लामाबाद आल्सो, इन लाहौर में ये बलोचिस्तान के लोग क्यों जहाँ अलहदा होना चाहते हैं, पख्तूनख्वा के लोग क्यों अलहदा होना चाहते हैं कि यार ये जो पंजाब के लोग हैं, ये अपनी ऐश्वर्यासत और अपनी हर किस्म की एक्टिविटी करते हैं। और ये तो पॉलिटिकल सिनेरियो हम इंटरनेशनल जिस वक्त बड़ा हुआ है, तो ये तो पाकिस्तान तो एक्सपोज ही है। पहलगाम का देख लीजिए आपने, तो या दूसरे जो एक्टिविटी वहाँ पे भी यही ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से लोग आते हैं वहाँ पे, जिनको कोई ये समझ नहीं है कि भाई ये हमारा, हम कहाँ जा रहे हैं। और इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है कितना एडवांस हो चुका है। और ये इंडिया इन्होंने अडाप्ट कब किया? 1967 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन आया, जबकि 1950 में हमारा तो तैयार ही था। और उसके बाद कितने टाइम आप देखो, डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी कितने बार वहां पे रही। और सारी वो पाकिस्तान की जो सारा सिस्टम है, ये जो मूवी है, हम इसको जो आपने कहा, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये एक इंडेक्स है, जो फेस है पाकिस्तान का, उसका एक इंडेक्स है।
वहाँ का सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम दर्शाता है। तो डॉक्टर साहब आप आगे बात करें। हाँ, तो हम श्रोताओं, फिर मैं conclude आज की कानूनी चर्चा को कंक्लूड करते हुए यही बताना चाहता हूँ, जैसे जज साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वहाँ ना 47 के बाद स्टैब्लिश ही नहीं हो पाई। नहीं, अभी तक नहीं। वहाँ पर तो मिलिटेंट जो आर्मी का ही राज रहा मोस्टली, और जो डेमोक्रेसी थी बहुत ही करप्ट डेमोक्रेसी थी। सबसे बड़ी बात थी जो लियारी, जो इस फिल्म का मेन टॉपिक था, वहां में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो भी वहां रिप्रेजेंट की, और अब बिलावल भुट्टो भी वहां से जीत के। लेकिन वहां के लोग आज तक कंप्लेंट कर रहे हैं कि अभी तक उस एरिया की तरक्की ही नहीं हो पाई, ना वहां एजुकेशन है या ना वहां मेडिकल केयर है। और इसका मतलब है चाहे आर्मी हो चाहे डेमोक्रेसी हो, आम आदमी पाकिस्तान का सफर कर रहा है, उसको कहीं तरफ से कोई एड नहीं है, और महंगाई इतनी बहुत है, और पाकिस्तान को इन्होंने एक टेरर फैक्ट्री बना दिया है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो हमारा आज का मकसद ही यही था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, आम आदमी सफर कर रहा है, पाकिस्तान दुनिया भर के लिए मिलिटेंट्स वहां तैयार कर रहा है, और भारत के साथ इन्होंने मिलिटेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, और आज तक कम से कम 25-30 ऐसे मामले होंगे जहां पर इन्होंने कितने इन्फिल्ट्रेशन स्पिनवाज किया, और कितना इन्होंने भारत पे हमले किए, और ये टेररिस्ट अटैक्स कितने किए। और लास्ट में जो अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, नवंबर, अभी लास्ट मंथ में जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, जिसमें डॉक्टर मॉड्यूल इन्वॉल्व किया, नया तरीका करने का। तो मकसद हमारा यही था इसका कि पाकिस्तान को दुनिया भर में बताना कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट्स हैं, आर्मी हो चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान का कोई भला नहीं कर रहे। इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग टेररिज्म की एक इन्होंने फसल उगा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि थोड़ा मैं बता देता हूँ, जो जो आपको जिस सभी की नॉलेज में भी है, अदरवाइज जो जहाँ पे जो पाकिस्तान की जो लोग कैसे कैसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट अटैक हुए, आप कह सकते हो। ये जो 99 लखनदार जो एयरक्राफ्ट था, इंडियन एयरक्राफ्ट को वहाँ पे ले गए थे, पार्लियामेंट अटैक है 2001 का। और जो ये आपका मुंबई अटैक है, सीरियम बम ब्लास्ट है। और जो ये आपका उड़ी अटैक है, पुलवामा अटैक है, पहलगाम अटैक है, अब रेड फोर्ट अटैक है, ये किस किस्म की। और सबसे पहले जो स्टार्ट में हुआ था कश्मीर पे, जब इन्होंने वो डिस्गाइज लाए थे, जो ऑपरेशन गुलमर्ग था, जिसको कश्मीरी लोगों ने नकारा किया था और उनके साथ मुकाबला किया था। और उन्होंने उस वक्त शेख साहब एक टॉल लीडर थे, उन्होंने बंदूकें, लकड़ी के बंदूकें मार के, मकबूल शेरवानी ने इनको मिसगाइड किया। जो जे अब ब्रिगेडियर हरजिंदर सिंह थे, इन्होंने कैसे मुकाबला किया। और दूसरे हमारे जो इंडियन आर्मी के लोगों ने कैसे कैसे जी वहाँ पे इंडियन आर्मी क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हम ये लड़ाई डिस्गाइज में है। और 1971 आया, 1965 आया, और ये अपना कारगिल आया। तो हर वक्त हम इसी उसमें। और अब जो इंडिया का जो अपना एक है कि हम जहाँ से भी जो कहीं भी जो अटैक होगा पाकिस्तान का, किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे एक। और जो ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने कहा कि टेररिस्ट के अगेंस्ट हम कंटिन्यूटी में है, चाहे हमारी जो 1-to-1 वार पाकिस्तान के साथ खत्म हो चुकी है, सीज फायर हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हर वक्त कंटिन्यू रहेगा। जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान की जमीन पे होगी, और जिसका रिजल्ट जो है इंडियन सरहद पे होगा या इंडियन साइड पे होगा। तो मुझे लगता है ये काफ़ी आज के लिए। तो लीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।